उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के जीन्स वाले बयान पर घमासान छिड़ गया है। सड़क से लेकर संसद तक बयान पर बवाल है। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने राज्यसभा में घेरा तो दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष ने चिट्ठी थमा दी। तो नीचे गमबूट थे, जब और ऊपर देखा तो घुटने फटे थे। तो इस बयान की गूंज संसद में भी दिखाई दी, उसे लेकर खिलाफत संसद में दिखाई दी, तो सोशल मीडिया पर भी लोगों के जबरदस्त रिएक्शंस हैं। लेकिन आइए पहले आपको सुनवाते हैं तीरथ सिंह रावत ने ऐसा क्या कहा जिस पर उनकी इतनी आलोचना हो रही है। जहाज में जब बैठा तो मेरे पड़ोस में बगल में एक बहन जी बैठी थी और बहन जी बैठी थी तो बातचीत हुई, बाबा के बगल में बैठी है। लेकिन मैं जब उनकी तरफ देखा तो नीचे गमबूट थे, जब और ऊपर देखा तो घुटने फटे थे, हाथ देखे तो कई कड़े थे। लेकिन जब ये घुटने देखे, बच्चे दो साथ में उनके थे। मैं कहा बहन जी कहाँ जाना है? दिल्ली जाना है। हस्बैंड कहाँ है? जीएनयू में प्रोफेसर है। तुम क्या करती हो? मैं एक एनजीओ चलाती हूँ। एनजीओ चलाती है, घुटने फटे दिखते हैं, समाज के बीच में जाती हो, बच्चे साथ में हैं, क्या संस्कार दोगे? तो संस्कार पहनावे से तय हो रहे हैं, विचारों से नहीं। इस बात को लेकर आलोचना के स्वर अलग अलग जगह सुनाई दिए, लेकिन सबसे मजबूती से राज्यसभा में शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इस बात को रखा। Early reports suggest that the proportion of COVID-19 deaths attributed to air pollution exposure ranging from 7% to 33%. It is a matter of serious concern that Delhi is again, after for past 3 years, has been nominated as the most polluted capital city of the world. 22 of our cities out of 30 most polluted cities in the world are in the country. Sir, it is extremely concerning that while we should be discussing this, we end up discussing about women wearing ripped jeans and women also being gair sanskari. Come to this. तो एक तंज यहां पर प्रियंका चतुर्वेदी की तरफ से उन्होंने दिल्ली के दुनिया भर में सबसे प्रदूषित राजधानी होने की बात की, और लेकिन कहा कि इस मुद्दे पर चर्चा की बजाय नेताओं का ध्यान है महिलाओं के कपड़ों की तरफ। आज तक ने प्रियंका चतुर्वेदी से खास बात की। ये हम हैं, हम सांसद हैं, मैं पत्रकार हूँ, ये मेरा पहनावा है, और कभी रिप जीन्स भी होता है, तो कृपया हमें जज करना बंद करें। और कभी साड़ी भी होता है। साड़ी काफी समय होता है, पर रिप जीन्स भी होता है, पर इसका सर्टिफिकेट देना चुने हुए मंत्रियों को या मुख्यमंत्रियों को देना बंद करें। हमारे साथ प्रियंका चतुर्वेदी हैं, जिन्होंने ट्वीट भी किया है और पार्लियामेंट में भी उन्होंने राज्यसभा में ये मुद्दा उठाया। प्रियंका, काफी आप मन से क्रोधित भी थी कि बार बार हजारों बार पहनावे पे टिप्पणी जरूर होती है। एक तो आई डिड अ वेरी बैड जॉब ऑफ व्हाट यू आस्क्ड मी टू डू, बट आई मस्ट से वन थिंग, मैसेज बहुत स्पष्ट है कि आप हर बार महिलाओं को लेकर जजमेंटल जो एटीट्यूड है कि आप बताएंगे क्या उनके संस्कार हैं, क्या संस्कार वो अपने बच्चों को सिखाएंगे, क्या वो पहनावा हो सकता है उनका, वो साड़ी पहने या वो जीन्स पहने, ये इस तरीके की भाषा इस्तेमाल करना बंद करें। खास करके क्योंकि वो एक चुने हुए मुख्यमंत्री हैं एक राज्य के, जहां पर महिलाओं पे उत्पीड़न होता है, उसके बारे में चिंता करने की बजाय को जजमेंटल एटीट्यूड दिया जाता है। और जिस तरह से रिप्ड जीन्स की बात हो रही है, पूरे सोशल मीडिया पे लगातार इस पे टिप्पणी तमाम महिलाएं कर रही हैं और सभी स्ट्रीम्स की, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जोड़िए तो जो मानसिकता है महिलाओं के प्रति, जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है, वो भी कहीं पहनावे से लोगों को जज करना और उसके बाद महिलाओं को हमेशा कसौटी पे रखता है। और देखिए, दुख इस बात का होता है कि ये सारे मंत्री जो हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, इन मुद्दों पे चुप हो जाते हैं, हमने चुप्पी बांध रखते हैं। सम्मान की लड़ाई करें तो वो चुप रहते हैं, हम अपनी सुरक्षा की बात करें तो ये चुप रहते हैं, और जब आकर ये ऐसे जजमेंटल कमेंट्स मारते हैं तो कहीं ना कहीं आक्रोश बढ़ता है कि आप उनके मुद्दों को तो बात नहीं करें, वो दरकिनार कर उनको संस्कार का पाठ पढ़ा रहे हैं। क्या संस्कार सिर्फ हम ही पढ़ा सकते हैं? संस्कृति का जिम्मेदारी पुरुषों में नहीं है? तो वो रोज आकर धोती पहना करें। हम भी कहेंगे संस्कार वो धोती पहनने से होते हैं।
और दिलचस्प बात यह है कि रिप्ड जीन्स, जैसे मैंने बात की प्रणीत कौर से भी, एक फैशन स्टेटमेंट है, तमाम महिलाएं पहनती हैं, हम और आप भी पहनते हैं। बिल्कुल, तो वही मैं कहती हूँ कि इस तरीके से जजमेंट करना कि एक महिला अगर रिप जीन्स पहनी है वो बच्चों में अच्छे संस्कार नहीं दे सकती है, वो एक अच्छी महिला नहीं है, ये जजमेंट देने की जिम्मेदारी किसने आपको दी है? और रोज रोज इस तरीके की बयानबाजी करना, मैं मानती हूँ कि इसको कॉल आउट करना जरूरी है, इसलिए आज मैंने पार्लियामेंट में इस मुद्दे को उठा दिया। जी, आप साड़ी ऐसे पहने हैं, साड़ी वैसे क्यों नहीं पहने, आप पीली साड़ी क्यों पहने, लाल क्यों नहीं पहने, आपने पिन क्यों नहीं लगाया है, आपके प्लीट्स क्यों ठीक नहीं है, आप कहाँ किस हद तक जाएंगे हमें जज करने को? किस तरह के जजमेंट्स हम लोग ने सुने हैं जिंदगी भर, इस तरह के जजमेंट्स। टॉप ज्यादा टाइट है, टॉप ज्यादा टाइट नहीं है, बहुत ज्यादा ढीला है, छोटे कपड़े हैं, लंबे कपड़े हैं, टाइट कपड़े हैं। आई मीन कोई कहीं तो गरिमा रखिए, एक महिला को निर्णय लेने का मौका दीजिए, वो क्या पहनकर जाती है, उनकी शरीर है, उनको क्या पहनना है। हाउ कैन यू सिट एंड जज दैट? दैट इज माई एंटायर प्रॉब्लम। आई विल नॉट वांट माई डॉटर, मेरी बेटी इस माहौल में पली बड़ी है कि जहां पे उसको टोटल फ्रीडम ऑफ चॉइस है, कि इस तरीके का जजमेंटल एटीट्यूड अगर आएगा तो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी का जो पूरा मैस्कुलिन नेचर है वो वापस उभर कर आता है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे प्रियंका चतुर्वेदी हमसे बात करते हुए। कैमरा पर्सन कृपाल के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक। तो एक जबरदस्त बयानों को लेकर बवाल यहां पर दिखाई दे रहा है और लगातार लोग यही सवाल उठा रहे हैं कि आखिर कैसे मुख्यमंत्री एक सार्वजनिक मंच पर इस तरह का बयान दे सकते हैं और क्या ये निजता का हनन नहीं है। लेकिन इसी को लेकर आप तस्वीरें देखिए। दरअसल ये तस्वीरें तमाम क्षेत्रों में जो महिलाएं सक्रिय हैं उन्होंने पोस्ट की हैं और ये सभी रिप्ड जीन्स पहने हुए आपको दिखाई दे रही हैं। वही जीन्स, उसी तरह के स्टाइल की जीन्स जिसका जिक्र तीरथ सिंह रावत ने किया, यानी आप इन पे कट्स लगे हुए देख सकते हैं, लेकिन एक तरह का फैशन स्टेटमेंट या ये पहनावे में शामिल है। तो इन तस्वीरों को पोस्ट करते हुए महिलाओं का यही कहना है कि ऐसे वस्त्र पहने हुए हम भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसे संस्कारों से जोड़ देना या एक मां अपने बच्चों के प्रति कितनी जिम्मेदार है इस बात से जोड़ देना किस हद तक जायज है। और आखिर मुख्यमंत्री चुने हुए प्रतिनिधि जनता के वो कैसे इस तरह का जजमेंटल स्टेटमेंट महिलाओं के खिलाफ दे सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का जो बंगाल से है, क्योंकि चुनाव में हिंसा का दौर खत्म होता नहीं दिख रहा है। नंदीग्राम में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की रैली में हिंसा की खबर है। बीजेपी और टीएमसी समर्थकों में भिड़ंत हुई। बीजेपी का आरोप है कि उसके समर्थकों पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हमला किया, जबकि ऐसा ही आरोप टीएमसी की तरफ से भी बीजेपी पर लगाया जा रहा है। नंदीग्राम से ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की रैली में ये हिंसा की तस्वीरें आई। जो शख्स यहां घायल हुआ उसे खुद फिर मंत्री ने अस्पताल पहुंचाया, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर अब दोनों दलों के बीच। बीजेपी टीएमसी पर आरोप लगा रही है, टीएमसी बीजेपी पर आरोप लगा रही है। के बाद हम लोग उतरे, एक खून से लथपथ हमारी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पूर्ण पात्र नीचे बैठा है, खून से एकदम लथपथ है। उसको हमें भी घबराहट हुई। हम उनको, कोई लोकल की पुलिस थे, उनको ढूंढे, उनको अनुरोध किए भाई आप उनको पहले चिकित्सा कराओ। उनको इस हॉस्पिटल में लाया गया। अभी उनको हमने देखने आया। कुछ दिन पहले खबर आया कि भाई यहाँ हॉस्पिटल के सामने गुंडा, नंदीग्राम पहले ले जा रहा था, वहाँ गुंडा तब हॉस्पिटल के सामने भी खड़े थे। लोकल पुलिस साथ में थी। हमें तो समझ में नहीं आ रही है लोकल पुलिस क्या कर रही है। अभी अभी यहाँ हमने बात किया, यहाँ की आईसी से कोई झा जी थे, उनको भी हम गुहार लगाए, अनुरोध किए भाई ये प्रजातंत्र है, चुनाव सभी के लिए है, सबको लड़ने के अधिकार है, लेकिन ये बमबारी होगा, लोगों को जानलेवा हमला होगा। अभी अभी खबर आ रही है कि पात्र का सीरियस कंडीशन हो गया है, उनको अभी स्कैनिंग के लिए बाहर लेके जाना पड़ेगा। मैं यहाँ की प्रशासन को अनुरोध करता हूँ भाई प्रजातंत्र में अभी अभी फिर खबर आई, फिर अभी एक अटैक शुभेंदु जी की काफिला के ऊपर हुई है। ये तो बहुत घबराने वाली बात है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में गजब की गर्मी आ चुकी है। पीएम मोदी ने कुछ देर पहले पुरुलिया में रैली की और टीएमसी की नीतियों पर सवाल उठाए। ममता बनर्जी मिदनापुर के मोर्चे पर डटी हुई हैं। तीन रैलियां ममता बनर्जी की यहां हैं और बीजेपी की नीतियों पर हमला करती वो दिखाई दी। तो हिंसा का दौर भी यहां दिखाई दे रहा है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की रैली में
टीएमसी बीजेपी समर्थकों में भिड़ंत हुई। दोनों ने एक दूसरे पर हमला करने और हिंसा करने का आरोप लगाया। उधर बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर के करीब बम फटने से यह साफ हो गया है कि चुनावी रंजिश कितनी तीखी पश्चिम बंगाल में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुरुलिया में आज मौजूद थे और रैली में उन्होंने जब बंगाल की जनता से संवाद किया तो टीएमसी को सत्ता से हटाने का जनादेश मांगा। यहां जो लाखों गरीबों को पक्के घर मिल रहे हैं उसमें भी टीएमसी के तोलाबाज हर कदम पर अड़ंगा लगाते हैं। केंद्र से गरीब के लिए सस्ता चावल भेजा जाता है, उसको भी टीएमसी के तोलाबाज नहीं छोड़ते। अगर सहायता राशि चाहिए तो एक हिस्सा पार्टी ऑफिस में जमा करवाइए। अगर नुकसान न भी हुआ हो तो भी आपको सहायता राशि मिल सकती है। बाकी एक ही शर्त है, पहले पार्टी ऑफिस में पैसे जमा करके आ जाइए। जरा सोचिए, ऐसी आपदा में भी टीएमसी की कटमनी चलती रही। देश की करोड़ों बेटियों की तरह दीदी भी भारत की एक बेटी है जिनका सम्मान हमारे संस्कारों में रचा बसा। और इसलिए जब दीदी को चोट लगी तो हमें भी चिंता हुई। मेरी भगवान से प्रार्थना है कि उनके पैरों की चोट जल्द से जल्द ठीक हो। भगवान के प्रार्थना कोरी आपनी शीघ्र ही सुस्तो हो उठे। कोलकाता की ब्रिगेड रैली के बाद जो कुछ भी हो रहा है वो आप भी देख रहे हैं, देश भी देख रहा है। 10 साल के तुष्टीकरण के बाद लोगों पर लाठियां डंडे चलवाने के बाद अब ममता दीदी अचानक बदली सी दिख रही है। ये हृदय परिवर्तन नहीं है, ये हारने का डर है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और ममता बनर्जी में असली जंग तो खेला होबे को लेकर चल रही है। मोदी ने टीएमसी के खेला होबे के नारे का अपने अंदाज में जवाब दिया। दीदी बोले खेला होबे, बीजेपी बोले शिक्षा होबे। আমার মা বোনদের দুটো পা তাদের সাপোর্টে আমি খেলবো। बीजेपी बोले महिला देश उत्थान होबे। খেলা হবে, খেলা হবে। बीजेपी बोले যুব শক্তির সম্পূর্ণ বিকাশ হবে। খেলা হবে, খেলা হবে। मेरे साथ बोलिए, चूरीर खेला चलबे ना, चलबे ना। चूरीर खेला। दिल्ली में एक सगे बेटे ने अपनी 76 साल की बुजुर्ग मां को इतनी ताकत से थप्पड़ मारा कि उनके प्राण निकल गए। शरीर किसी पुराने जर्जर मकान की तरह ढह गया। धरती और नदियों को भी मां कहने की संस्कृति वाला देश भारत, जहां अब ये वीडियो चुभता हुआ सवाल पूछता है, क्या बुजुर्गों को लेकर सम्मान का सीना समाज में छलनी होता जा रहा है? जिस देश में कहा गया कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती, वहां एक मां पर अपने ही बेटे के हाथों हुए हमले का वीडियो इसी बात को सत्य स्थापित करता नजर आता है। लेकिन सवाल है, ऐसा हमला बेटे ने ही मां पर क्यों किया जहां मां ने दम तोड़ दिया?
तारीख 15 मार्च, वक्त दोपहर 12:35, जगह बिंदापुर, दिल्ली। इस वीडियो में घर के बाहर खड़े 3 लोग हैं। रणवीर राम का बेटा, बहू और 76 साल की बुजुर्ग मां अवतार कौर। 57 सेकंड के वीडियो में थोड़ी देर में बेटा घर की डोरबेल बजाता दिखता, फिर बेटा बहू मिलकर मां से कुछ बहस करते नजर आते हैं। लेकिन ये यहाँ क्यों खड़े हैं? संवाददाता अरविंद ओझा से सुनिए। 15 मार्च को बेटे रणवीर का किराएदार से पार्किंग को लेकर झगड़ा हुआ था। इसको लेकर दिल्ली पुलिस को बकायदा पीसीआर कॉल भी की गई थी। पुलिस की टीम जब यहां पर पहुंची तो पुलिस को बताया गया कि मामले को सुलझा लिया गया है। पुलिस जब यहां से रवाना हुई तो उसके बाद सास, बहू और बेटे आपस में बातचीत करते हुए सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दे रहे हैं। 36वें सेकंड पर बुजुर्ग मां कुछ कहती दिखती है। 4 सेकंड बाद बहू बोलना शुरू करती है। 44वें सेकंड में बहू पति की तरफ इशारा करके कहती है और फिर तुरंत इसके बाद बेटा रणवीर 76 साल की मां पर हमला कर देता है। तेज प्रहार से मां सिर के बल गिर जाती है। बहू से उठाने को झुकती है। बेटा अपनी बेसुध होकर गिरी मां को उठाने तक तुरंत नहीं झुकता। बेटे रणवीर ने जब अपनी मां को थप्पड़ मारा तो मां इसी जगह पर जमीन पर गिर गईं। आनन फानन में मां को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हमले को छुपाने के लिए बेटे ने आनन फानन में अपनी मां का अंतिम संस्कार कर दिया। यहां तक कि उनकी मेडिकल रिपोर्ट भी नहीं बनाई गई थी। लेकिन वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने जन्म देने वाली मां की ही सांसें छीन लेने वाले बेटे रणवीर को गिरफ्तार कर लिया। लेटर ऑन सब्सिक्वेंटली उसकी डेथ हो जाती है और ये इंसिडेंट जो है लेटर ऑन रिवील हुआ। सब्सिक्वेंटली उसके ऊपर जो है लीगल एक्शन ले लिया गया है 304/221 आईपीसी में, और जो अक्यूज है उसको अरेस्ट कर लिया गया है। मां अवतार कौर का ये घर, जिसके बाहर बेटे ने सीसीटीवी कैमरे लगवा कर लिखवा दिया कि ये घर सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में है, लेकिन वही बेटा अपनी मां का ख्याल रखने वाली निगरानी नहीं कर सका। तो हमला किस वजह से किया गया? हमले वाली जगह पहुंचकर संवाददाता अरविंद ओझा ने मृतक बुजुर्ग की बहू से पूछा, किस चीज के लिए गुस्सा आ गया था आपके हस्बैंड को, ये बता दीजिए सर। वो तो हमारे प्रॉपर्टी का मैटर था। मां को मारने वाला बेटा पकड़ा गया, तो क्या कहानी सिर्फ इतनी है या फिर बुजुर्गों के लिए अपनों से ही खतरे का यह अंदेशा समाज में चारों तरफ फैला है? क्योंकि इसी हफ्ते महाराष्ट्र के अकोला में सगी बेटी ने प्रॉपर्टी में कुछ रुपए के विवाद पर मां को मार दिया। बिहार के अररिया में 6 साल से 3 बेटों ने ही पिता को एक कमरे में बंद करके रखा था। पिता को पुलिस ने छुड़वाया और हेल्पेज इंडिया के एक सर्वे के मुताबिक बुजुर्गों को प्रताड़ित करने वाले 56% मामले में उनके अपने ही बेटे शामिल होते हैं। सर्वे कहता है कि बुजुर्ग परिजन के साथ हिंसा में 26% बहुएं जिम्मेदार होती हैं। सर्वे ये भी बताता है कि बुजुर्ग पिता के मुकाबले ज्यादा माताएं अपने बेटों के कारण प्रताड़ित होती हैं। 30% वृद्ध महिलाओं, जबकि 26% बुजुर्ग पुरुषों ने कहा कि उनके बेटे ने उन्हें मारा पीटा, गाली दी या फिर डराया, जबकि 15% बूढ़ी महिलाओं और 8% बुजुर्ग पुरुषों ने अपनी बहू को प्रमुख रूप से प्रताड़ना का कारण बताया। जिस दौर में संस्कृति की चिंता के नाम पर सियासत होती हो, उसी वक्त में बुजुर्गों के सम्मान की संस्कृति पर दिखता खतरा चिंता की बात है। जरूरी है कि समाज के भीतर से ही इसके खिलाफ दस्तक हो। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। बिहार में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अश्लील गाना बजाने पर सीधे गाड़ी का परमिट ही रद्द करने का आदेश जारी हुआ है। लेकिन सवाल है कि जिस भोजपुरी इंडस्ट्री में करीब 80% छोटे बड़े सिंगर भद्दे आपत्तिजनक शब्दों वाले गाने बनाते हैं, वहां अश्लीलता पर संपूर्ण बैन कब लगेगा? सुपर हिट लागे रे, झलकता हमरो जीन्स चप्पल, जरा वेट कराओ राजा। जिनके शब्द बोलने में ही बीप करना पड़ जाए, वो पूरे के पूरे अश्लील गाने बजते रहते हैं। जैसे हाजीपुर की पुलिस लाइन में और नेताओं के मंच तक।
बिहार में सरकार ने फरमान निकाल दिया कि बस, टेम्पो, ट्रक या दूसरे कमर्शियल वाहन में अश्लील गाना बजता है तो गाड़ी का परमिट रद्द कर देंगे। राज्य सरकार ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बजने वाले अश्लील गानों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला 2018 के राज्य परिवहन प्राधिकार की बैठक में ही किया था, लेकिन उस कानून का सही से इस्तेमाल नहीं किया गया। अब जबकि होली का मौसम है और ऐसे में अश्लील गानों की बाढ़ आ जाती है तो सरकार की नींद खुली है। नींद ऐसी उड़ी है कि टेम्पो वाले तो अपनी गाड़ी से स्पीकर, रेडियो, गाजा बाजा सब हटवाने लग गए। गाना नहीं है, गाड़ी लगाना में, गाड़ी में गाना लगाना मना है। हाँ, पहले बजाते थे। पहले जब एक बार छिना गया दोबारा हम बाजा का नाम ही निशान नहीं लेते थे। भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री का टर्नओवर सालाना 500 करोड़ रुपए से ज्यादा है और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का टर्नओवर 2000 करोड़ रुपए। भोजपुरी फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री के करीब 26 करोड़ दर्शक हैं, जिसकी फिल्म और एल्बम बिहार के अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश, नेपाल, पंजाब, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में भी रिलीज होती है। तो बिहार में ये अश्लील गाने चलाने पर टेम्पो, ट्रक, बस का परमिट रद्द करने वाला एक्शन अभी क्यों लिया जा रहा है? जहाँ भी महिलाएं बैठती थी तो लोग जानबूझ करके बहुत सारे लोग अश्लील गाना बजा देते, इसका विरोध हो रहा था, इसकी वजह से ही हम लोगों ने ये कार्रवाई किया है। ऑकवर्ड सिचुएशन आ जाता है, अब उन लोगों को मना करने पे भी, मना तो खैर हम लोग नहीं कर पाते क्योंकि सारे लोग कंफर्टेबल है तो हम फिर क्यों मना कर पाते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा खराब लगता था और कुछ नहीं। तो वर्डिंग भी अच्छा नहीं होता है भोजपुरी सॉन्ग ये सब का, तो बहुत अनकंफर्टेबल टाइप का फील होता है। जैसे हाथ जोड़े इन जनाब को देखिए, ये भी लोकल सिंगर है, लेकिन बिहार के ऐसे सिंगर जिन्होंने बेहद भद्दे, अश्लील और सांप्रदायिक तनाव फैलाने वाले गाने का एल्बम बना दिया, वैशाली से गिरफ्तार हो गए। मेरे को माफी दिया जाए और आगे से ऐसा कुछ गलती नहीं होगा। अब यहाँ कुछ सवाल उठते हैं। पहला, अश्लील गाने बजाने पर कार्रवाई क्या सिर्फ बजाने वालों पर होगी? दूसरा सवाल, क्या अश्लील गाने लिखने गाने वाले छोटे कलाकार ही पकड़े जाएंगे? और तीसरा सवाल, भद्दे, आपत्तिजनक गाने लिखने वाले बड़े सितारे भी क्या पकड़े जाएंगे? जब गाना बंद हो जाएगा ना तो गाने वाले खुद ब खुद गाना नहीं गाएंगे गंदा। हमारे भोजपुरी भाषा भाषी के लोग भी अगर ठान लें तो गायक सब तरह के गीत गाते हैं, गायक जो है खुद ब खुद सुधर जाएंगे। गाने बनाने वाले पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, सिर्फ बजाने वाला नहीं। जब तक बनाने वाला बंद नहीं होगा तब तक बजाने वाले पे आप हर बार ये सरकार हमेशा कमजोर लोगों को पकड़ती है। आप उस म्यूजिक इंडस्ट्री को नहीं पकड़ना चाहते, उस गीतकार पर आप सवाल, उस संगीतकार पे नहीं आप कर रहे, आप ऑटो वाले से बात करेंगे। 2018 के आदेश पर फिलहाल एक्शन में आए बिहार को जरूरत है कि समस्या को जड़ से खत्म किया जाए, सिर्फ मौसमी कार्रवाई न हो। यानी अब जरूरत भोजपुरी इंडस्ट्री में अश्लीलता को जड़ से खत्म करने की है। उत्कर्ष सिंह के साथ सुजीत कुमार झा, पटना आज तक। देश में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन लोगों में लापरवाही जबरदस्त तरीके से दिखाई दे रही है। शहर शहर एक जैसी तस्वीर दिखती है। मास्क लगाना और शारीरिक दूरी का पालन करना ऐसा लग रहा है कि लोग भूल चुके हैं। आज तक ने देश के कई बड़े शहरों में इस बात का जायजा लिया कि कोविड प्रोटोकॉल को लेकर लोग कितने सजग हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। कोरोना की बीमारी है, आप लोगों ने किसी ने मास्क नहीं लगाया हुआ है। वी आर गर्ल्स, सो प्लीज हमारी मर्जी के बिना आप ऐसे नहीं अलाउड कर सकते। हमारी मर्जी के बिना आप ऐसे नहीं कर सकते। हमारी मर्जी के बिना आप नहीं कर सकते। एक तो सार्वजनिक स्थल पर मास्क नहीं लगाया और सवाल पूछने पर ये तेवर। ये चंडीगढ़ बस अड्डे की तस्वीर है। लोगों के चेहरे से मास्क गायब है। 2 गज की दूरी का तो क्या ही कहना। सरकारी कर्मचारी, आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? सर मास्क गाड़ी में है सर। नहीं, आप इन लोगों के पास जाते हैं, टिकट देते हैं। हाँ जी। तो आपको तो सबसे ज्यादा सावधानी रखनी चाहिए। सर मास्क था मेरा गाड़ी में अभी। सरदार जी, आप लोग यहाँ लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, पढ़े लिखे। तो दरअसल हालत ये है कि मास्क लगाना महज एक खाना पूर्ति बनकर रह गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये कंडक्टर महोदय है, ये जाकर अब लोगों से जो है इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन किसी ने भी यहाँ पर मास्क नहीं लगाया गया है। ये उस पंजाब की तस्वीर है जहां पिछले कुछ समय से कोरोना केस में काफी तेजी आई है। 1 मार्च को कोरोना के नए केस का औसत 531 था, जो दोगुनी से भी ज्यादा बढ़कर 15 मार्च को 1338 हो गया।
पंजाब में कल भी 13,000 से ज्यादा केस सामने आए थे। पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में 13,245 एक्टिव केसेज कोरोना के इस समय मौजूद हैं। 6,200 लोगों की मौत हो चुकी है। जालंधर, लुधियाना, नवा शहर ये वो इलाके हैं जो कहीं ना कहीं एक बार फिर से कोरोना विस्फोट का एपिक सेंटर बने हुए हैं। अब आपको अहमदाबाद लिए चलते हैं। ये अहमदाबाद का तीसरा दरवाजा इलाका है। बाजार में उमड़ी भीड़ से लगता है मानो आज ही सब कुछ खरीदने की होड़ हो। को दिखाते हैं अहमदाबाद के 3 दरवाजा का वो नजारा जहाँ पे जो मार्केट है वो लगती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कपड़ों का मार्केट लगता है। कपड़े, जूते जैसी जो चीजें हैं वो यहाँ पे मिलती है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़ी तादाद में जो भीड़ है वो यहाँ पे इकट्ठी हुई है। साथ ही लोग इतने लापरवाह है कि मास्क तक नहीं पहना है, ना ही सोशल डिस्टेंस रखा हुआ है। किस तरीके से गुजरात में मामले बढ़ रहे हैं और खास करके अहमदाबाद की बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में 250 जितने कोरोना के जो मामले हैं वो दर्ज हुए हैं। अगर यही हाल रहा तो ये मामले लगातार बढ़ते रहेंगे। ये हालात तब हैं जब कोविड के बढ़ते केस को देखते हुए अहमदाबाद में सिटी बस सेवा बंद कर दी गई है। अब झारखंड की राजधानी रांची का हाल देख लीजिए। राजधानी के अल्बर्ट एक्का चौक पर मास्क न पहनने वालों के खिलाफ अभियान चलाया गया है। कई लोगों के चालान काटे गए। आज तक ने जब मास्क न पहनने वालों से सवाल किया तो जवाब सुनिए। नहीं लगाया सर, हम हॉस्पिटल जा रहे थे, मेरा वहीं छूट गया। मर्डर हमारा वहाँ पर भर्ती है। अरे भाई मास्क तो आपके लिए है। छूट गया सर, हम वहीं पर छूट गया। मास्क लगाते हैं। हाँ तो क्यों अभी हेलमेट लगा हुआ तो इसीलिए नहीं लगाते। बाकी लोग लगा रहे हैं ना। हाँ लगाते हैं। हेलो सर, पहने कटिए मास्क। जान नहीं रहे हैं कि जरूरी है। हाँ पहने क्यों नहीं? ये तो आप लोग लापरवाही कर रहे हैं। आपने भी नहीं पहना हुआ है। बाइक चला रहा था इसके लिए मैं यहाँ पे खोला हुआ। कोरोना बहाने नहीं सुनता, इसीलिए अच्छा हो लोग मास्क पहने और कोविड संबंधी हर एहतियात का पालन करें। अहमदाबाद से गोपी घांगर, रांची से सत्यजीत कुमार, लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव और चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र के कोविड के हॉटस्पॉट के रूप में सामने आने के बाद से देश भर में एक दहशत भी है। कोरोना के केसेस कल जितनी तादाद में आए उनमें करीब 65% अकेले महाराष्ट्र से हैं। कोरोना पर लगाम लगाने के लिए महाराष्ट्र में लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू के उपायों का सहारा लिया गया है, लेकिन जमीन पर ये कदम उतने प्रभावी नजर नहीं आ रहे। ये मुंबई है, हमेशा की तरह रफ्तार तेज। कोरोना आए तो आए अपनी बला से। माया नगरी में कोरोना के केस ने फिर रफ्तार पकड़ी है, लेकिन दादर में देखिए लोगों की रफ्तार जारी है। बसों में ठुस कर काम पर जा रहे हैं लोग, तो उतनी ही तादाद में लोग कतार में बस का इंतजार भी कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग सिर्फ कहने भर की चीज रह गई है। खतरा तो है। अभी 1 साल से घर में बैठे तो सारा पैसा तो खत्म हो चुका है सेविंग का। अब क्या करें, कमाना तो पड़ेगा ही। ड्यूटी तो करना ही पड़ेगा। ड्यूटी नहीं करेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा? तो है सर, फिर क्या कर सकते हैं, जाना तो पड़ेगा ना। आम जनता का कहना है आखिर वो करे तो क्या करे। करीब 8 महीने से वो घर पे थी और अब उनके पास कोई रास्ता नहीं है। बाहर जाना जरूरी है, कमाना जरूरी है। परिवार के लिए बाहर निकलना, खतरा मोल लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए ग्राउंड जीरो की एक तस्वीर दादर इलाके से ऐसी भी। मुंबई शहर में कोविड के नंबर्स हर रोज बढ़ रहे हैं, लेकिन आम जनता जो कि काम करने के लिए हर रोज घर से निकलती है, उसके पास आखिर साधन क्या है? वो मजबूर है खचाखच भरी बस में जाने के लिए, खतरा मोल लेने के लिए। देखिए एक बस यहां से BEST की निकली है। ऑफिस गोवर्स सुबह सवेरे इसमें भरे हैं, खतरा मोल ले रहे हैं। तमाम लोगों से मैंने बातचीत करी और उनका कहना है कि आखिर करें तो क्या करें। ये पुणे का APMC इलाका है। पुणे वो शहर है जहां कोरोना के बढ़ते केस की वजह से नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन सुबह की तस्वीर देखिए। मंडी में लोगों की भीड़ सामान्य दिनों की तरह है।
जब दिन में ही ऐसे जमघट लगेंगे तो फिर नाइट कर्फ्यू से कैसे कम होगा कोरोना। शायद यही वजह है कि नागपुर में लॉकडाउन का प्रयोग फेल होता नजर आ रहा है। नागपुर में लॉकडाउन के बावजूद कई इलाकों से नियमों के उल्लंघन की तस्वीरें सामने आई थी। लॉकडाउन के बावजूद कोरोना केस में गिरावट नहीं हुई तो नागपुर प्रशासन ने कुछ और सख्त कदम उठाने का फैसला लिया है। नागपुर में अब दोपहर 1 बजे के बाद सब्जी, राशन, रोजमर्रा के जरूरी सामान, मीट शॉप समेत सभी दुकानें बंद रहेंगी। कोरोना के नए केस के मामले में नागपुर टॉप पर है। नागपुर में 2692 केस, पुणे में 2112 केस, मुंबई में 2377 केस, औरंगाबाद में 1335 केस, ठाणे में 493 केस। आंकड़ों में देखें तो कोविड केस में महाराष्ट्र पूरे देश से अकेले होड़ ले रहा है। पूरे देश से कल कोरोना के 35,871 केस सामने आए तो महाराष्ट्र से 23,189, यानी देश के नए कोरोना केस में महाराष्ट्र का योगदान करीब 65% है। इसी तरह 24 घंटे में कोरोना से मौत के आंकड़े को देखें तो देश भर में 187 लोगों की कोरोना से मौत हुई है, जिसमें महाराष्ट्र से 84 लोग शामिल हैं। 15 दिन के भीतर महाराष्ट्र में कोरोना केस की रफ्तार तकरीबन दोगुनी हुई थी। 1 मार्च को जहां रोजाना औसतन केस 7,741 आ रहे थे, वहीं 15 मार्च को ये औसतन 13,527 हो गया। इसी तरह औसतन पॉजिटिविटी रेट 11% से बढ़कर 16% हो गया, जबकि देश का पॉजिटिविटी रेट सिर्फ 5% है। 102 दिनों में हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा केसेस पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं। 36,000 केसेस 24 घंटे में हिंदुस्तान में, जिसमें से 60% केसेस महाराष्ट्र से आए हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ये कहना है कि सारे राज्यों को इस चीज का ध्यान रखना होगा कि कोविड की दूसरी लहर हिंदुस्तान को छू ना पाए। साफ है, महाराष्ट्र कोरोना को लेकर अभी कमजोर कड़ी बना हुआ है। नागपुर से योगेश पांडे और मुंबई से पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। बिहार सबसे सुरक्षित राज्यों में एक है, लेकिन होली को देखते हुए वहां भी चिंता बढ़ गई है। बाहर से आने वाले लोग कोरोना ना फैलाएं, इसे रोकने के लिए हवाई अड्डों और रेलवे स्टेशन पर बाहर से आने वालों के लिए टेस्ट के इंतजाम किए गए हैं। बिहार में कोरोना की स्थिति बहुत ज्यादा चिंताजनक नहीं है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो 58 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं और बिहार में पॉजिटिव मरीजों की कुल संख्या है 363, जो बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन चिंता इस बात को लेकर है कि जिन राज्यों में कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है, जैसे महाराष्ट्र, पंजाब, केरल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, इन तमाम राज्यों से जो लोग बिहार आ रहे हैं उनके जांच करने की व्यवस्था फिर से की गई है, खासतौर पर रेलवे स्टेशनों पर और एयरपोर्ट, पटना एयरपोर्ट पर भी ये व्यवस्था की गई है। यहाँ पे अभी जो लोग आ रहे हैं बाहर से उनका टेस्ट कराया जा रहा है और जिनको जो सिम्टोमेटिक हैं उसमें भी जो सिम्टोमेटिक हैं उनका टेस्ट हम लोग करके देख रहे हैं ताकि वो पॉजिटिव का केस फैलने का चांस कम हो जाए। होली का अवसर है और होली के अवसर में ऐसे में बहुत सारे लोग जो बिहार के बाहर रहते हैं वो अपने घर वापस आते हैं, उनका टेस्ट जरूरी है। हालांकि पंचायत स्तर पर भी ये बताया गया है कि जो लोग भी बाहर से आ रहे हैं उनका टेस्ट कराया जाए। अभी फिलहाल बिहार में 30 से 40 हजार टेस्ट किए जा रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा कि इस टेस्ट को 70,000 तक बढ़ाया जाएगा और उसमें ज़्यादा RT-PCR टेस्ट होगा ताकि मरीजों का पता चल सके। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक। देश में फिर कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन कोरोना रोकने के लिए सजगता की जगह गंभीर लापरवाही देखने को मिल रही है। इस लापरवाही में बड़े बड़े भी शामिल हैं। MP के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा रतलाम में थे, मास्क और 2 गज की दूरी के नियम कहीं नजर नहीं आए। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर समस्त दुकानें बंद रहेंगी रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक। 2 गज दूरी का पालन करेंगे, लेकिन अपने लक्ष्यों को दूर नहीं होने देंगे। आखिर देश के प्रधानमंत्री को कितनी बार कहना पड़ेगा कोरोना से बचना है तो मास्क पहनो। इसकी एक दवाई है जिसका हम सबको पता है, और ये दवाई है 2 गज की दूरी। ये दवाई है मुंह ढकना, फेस कवर या गमछे का इस्तेमाल करना।
ये बात लोगों के मन में कैसे बिठाई जाएगी कि दवाई आने के बाद भी 2 गज की दूरी है जरूरी। लेकिन फिर भी ज्यादातर लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी इसमें शामिल हैं। कोरोना नियमों को लेकर वो कितने अलर्ट हैं, इन तस्वीरों में देखिए। नरोत्तम मिश्रा कल रतलाम में थे। जबरदस्त स्वागत हुआ, माला पहनाई गई, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल कहीं नजर नहीं आया। मंच पर थोड़ी सी जगह में नरोत्तम मिश्रा समेत 6 लोग हैं। एक को छोड़कर किसी के मुंह पर मास्क नहीं। जिसने मास्क लगा भी रखा है वो भी आधा अधूरा। अब दूसरी तस्वीर देखिए। मंत्री जी को नाश्ता कराया जा रहा है। एक ही सोफे पर चिपककर 4 लोग बैठे हैं। कोरोना का कहीं कोई डर नहीं है, सब बेफिक्र हैं। आखिर जब मंत्री ही बेफिक्र हो तो दूसरे क्या करें? ऐसा नहीं है नरोत्तम मिश्रा को नियमों का पता नहीं। सुनिए उन्हीं की जुबानी। सरकार जागरण कर सकती है। कर्फ्यू लगाने के पीछे भी उद्देश्य यही है कि जैसे हम लापरवाह हो गए हैं इस मास्क के प्रति, सोशल डिस्टेंसिंग के प्रति, लापरवाह न है, सैनिटाइज का प्रयोग करें, दूरियां बना के रखें, खांसने छींकने जैसी अगर किसी को शिकायत है तो उससे एक दूरी रखें। कर्फ्यू के पीछे भी उद्देश्य ये है कि जो लापरवाही आ गई अभी वैक्सीन आने के बाद से, वो ना आए। ये कोरोना वापस आ रहा है, इसके लिए अलर्ट किया है, अलर्ट मोड पे लाने की कोशिश है। नरोत्तम मिश्रा एमपी के सबसे कड़क मंत्री माने जाते हैं, लेकिन इन तस्वीरों से साफ है कि कोविड प्रोटोकॉल को लेकर वो जरा भी कड़क नहीं है। इससे पहले भी उनका एक बयान वायरल हुआ था, जिसमें बड़े गर्व से मास्क न पहनने की वो बात कर रहे थे। आपने मास्क किसी कार्यक्रम में नहीं पहनता मैं, इसमें क्या होता है? क्यों विशेष नहीं पहनता नहीं हूँ मैं, नहीं पहनता नहीं हूँ मैं। मध्य प्रदेश उन सूबों में है जहां कोरोना के केस बढ़े हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना एक बार फिर से पैर पसार रहा है। हालात ये है कि भोपाल और इंदौर में नाइट कर्फ्यू की शुरुआत हो गई है। देर रात पुलिस सड़कों पर निकली, प्रशासन के लोग सड़कों पर निकले और जगह जगह जो दुकानें खुली हुई थी उन्हें बंद कराया गया। सड़कों पर चेकिंग जो है वो व्यापक पैमाने पे की गई। हम भोपाल की अगर हम बात करते हैं तो भोपाल में करीब 196 नए मामले जो है कोरोना के अब तक सामने आए हैं और इंदौर की जब हम बात करते हैं तो 232 नए मामले सामने आए हैं। कुल मिला के बीते 24 घंटों में कोरोना के कुल मिला के 832 मामले जो हैं वो भोपाल में सामने आ चुके हैं, मध्य प्रदेश में सामने आ चुके हैं। आम हो या खास, कोरोना वायरस किसी में भेद नहीं करता। इसीलिए इसे मात देनी है तो मास्क, 2 गज की दूरी और स्वच्छता का मंत्र गांठ बांध लीजिए। रतलाम से विजय मीणा और भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। भोपाल में कल से नाइट कर्फ्यू लग गया। कल रात भर पुलिस की टीम सड़कों पर गश्त करती रही। रवीश पाल सिंह की रिपोर्ट देखिए। जिस दौर को हम पीछे छोड़कर आए थे, ये तस्वीर उसी दौर को याद दिला रही है। ये भोपाल की तस्वीर है जहां कोरोना के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। तस्वीरें देखिए। रात 10 बजे के बाद जो दुकानें खुली थी उन्हें पुलिस बंद करवा रही है। रात 10 बजे के बाद पुलिस की टीम शहर शहर घूमकर देख रही है कि कहीं कोई नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। अनावश्यक आवागमन बंद रहेगा। अगर 10 बजे के बाद आपने निर्देशों का पालन नहीं किया, धारा 188 की कार्रवाई की जाएगी। सभी प्रतिष्ठान जो हैं उनको 10 बजे से पूर्व बंद लोगों ने अपने आप भी कर लिया है और जो लोग नहीं मान रहे थे उनके ऊपर पेनल्टी की कार्रवाई करते हुए प्रशासन द्वारा भी उनको बंद करा दिया गया है। अनावश्यक आवागमन जो होता है उसको भी रोकने के अच्छे प्रयास किए गए हैं, सो दैट वी इंश्योर कि कोई भी अननेसेसरली घर से बाहर इस समय न घूमे। नाइट कर्फ्यू और तमाम तरह के एहतियाती कदम के फरमान के बावजूद ऐसे लोगों की कमी नहीं थी जो नाफरमानी भी कर रहे थे। मास्क न पहनने वाले ऐसे लोगों का चालान भी किया गया। प्रदेश की सड़कों पर एक बार फिर से वही तस्वीर दिख रही है जो आज से ठीक 1 साल पहले लॉकडाउन में थी। नाइट कर्फ्यू भोपाल में लगाया जा चुका है और देर रात जो लोग सड़कों पर निकले हैं उनकी तलाशी ली जा रही है। क्यों वो बाहर निकले हैं उनसे पूछा जा रहा है। ये वो इलाका है भोपाल का
जो कि एक मुख्य सड़क आती है न्यू मार्केट से होती है। और आप देखिए पुलिस टीम लगातार चौराहे पे लोगों को रोक रही है, उनसे बात कर रही है। भोपाल की ही तरह इंदौर में भी कल रात से नाइट कर्फ्यू शुरू हो गया है। ये कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए लगाया गया है। इंदौर में रात 10 बजे के बाद सड़क पर आने जाने वाले लोगों को पुलिस पूछताछ का सामना करना पड़ा। जिन लोगों ने मास्क नहीं पहने थे उन्हें मास्क भी पहनवाए गए। पहले से ही हम लोगों ने 1 घंटा पहले से ही अनाउंस करना चालू कर दिया था कि आप लोग सब अपनी दुकानें 10 बजे बंद कर लें और क्षेत्र में अनावश्यक ना घूमें। समय समय पर हम लोग के विभिन्न स्थानों पर हम लोगों ने वाहन चेकिंग भी की। अनावश्यक घूमने वालों से रोककर टोका टाकी की गई, उन लोगों से पूछा गया और उनके द्वारा सार्थक कारण बताने के बाद उन लोगों को छोड़ा गया। सरकार एक्शन में है। एहतियात के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। जरूरी है कि लोग भी अपने स्तर पर सतर्क रहें। कोरोना को हराना है तो एहतियात सबसे बड़ा उपाय है। बंगाल चुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। बैठक में शामिल केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने उम्मीदवारों के चयन और ममता बनर्जी को घोषणा पत्र को लेकर हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा ने खास बात की। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो। बाबुल, आज कितनी सीटों के लिए जो है उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई और तय किए गए? देखिए मतलब क्या बोलूं, डेफिनेटली तो मैं आपको बताना जो है वो हमारे डिसिप्लिन के खिलाफ है। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा केंद्र में कैंडिडेट्स के बारे में चर्चा भी हुई और आपको 1-2 दिन में पता भी चल जाएगा कि कौन कौन से लोग चुने गए हैं। जितनी उम्मीदवारों के नाम बाकी थे 5 फेजेस के लिए, वो सारे आज लगभग तय हो गए? वो आपको पता चलेगा, लेकिन डिस्कशन काफ़ी हुए जो है और काफ़ी हद तक हम जो है तय कर चुके हैं। आने वाले जो उम्मीदवारों की लिस्ट है उसमें क्या कुछ और सांसद जो है मैदान में उतर सकते हैं, चुनावी मैदान में? जैसे आप उतरे हैं, सपन उतरे हैं, लॉकेट चटर्जी उतरी। इसके लिए मुझे आपका ब्रेकिंग न्यूज का इंतजार करना पड़ेगा। मैं करूंगा उसमें क्या नाम देगा। ममता बनर्जी ने अपना मैनिफेस्टो रिलीज किया है, माँ माटी मानुष से लेकर तमाम इशू पे। कोई फर्क नहीं पड़ता है। ममता बनर्जी ने जो मैनिफेस्टो रिलीज की है उसमें जो है 10 साल तक जो उनको करना चाहिए था दोबारा वही चीज़ें उन्होंने लिखा है और उसमें ऐसे ऐसे कुछ वादे हैं जिन वादों पे लोग हंसेंगे। ये दोबारे घर घर जो राशन पहुंचने की बात है, वो चावल चोरी के लिए सबसे बड़ा इल्ज़ाम उन्हीं के ऊपर लगा है। लेकिन अब इसमें लोग डरेंगे कि हम पहले राशन में खुद जाके राशन लेते थे, अब वो बोल रहे हैं कि राशन घर तक पहुंचेंगे तो मालूम नहीं। अरविंद केजरीवाल की स्कीम है ये तो, डोर टू डोर। क्या बोल रहे हैं? अरविंद केजरीवाल भी ये स्कीम नहीं, केजरीवाल साहब को छोड़ देते हैं। अब वो दीदी के नजदीकी दोस्त है तो हो सकता है उनका ही आइडिया हो, लेकिन जो भी हो लोग डर, पहले उनको कम से कम उम्मीद थी कि हम जाके लेंगे, राशन से लेके आएंगे, जितना लिया हमारे पास रहेंगे, सामने देखेंगे। अब तो घर पे कितना आते आते कितना चला जाएगा। कह रही है कि बीजेपी सत्ता में आएगी तो दंगा करा देगी। कौन? ममता दीदी का बोलने से कुछ नहीं होता। मैं आपको बता रहा हूँ, एक डरी हुई। देखिए हम लोग जो है बड़ा शांति से हम चुनाव लड़ने के लिए, हम जो है हमारा एजेंडा क्या है, सोनार बांग्ला का बनाना, असली परिवर्तन जो है उसको लेके आना, हम आगे क्या डेवलपमेंट करना चाहेंगे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, कौन कौन से ऐसे उद्योग है, केंद्र के प्रोजेक्ट है जो बंगाल में होने नहीं दिया गया, ये सब के बारे में हम पॉजिटिव बात बता रहे हैं। बंगाल में क्या क्या चीज़ हो रहा है, वो जो बात करी है वो कम्प्लीटली इरेलेवेंट है। और जब कोई डर जाए, जब उनको मालूम है कि लोग उनके साथ नहीं है और हमारा व्हील जो है वो हमारे तरफ घूम रही है और बहुत तेजी से घूम रही है, तो ना जाने लोग क्या क्या बोलते हैं और क्या क्या इरेलेवेंट चीजें बोलते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने तो आज ये भी कह दिया कि वैक्सीन उनको दी नहीं जा रही है उनके राज्य में, जिससे तेजी से लोगों को लगाया जाए। चुनावी राज्य सबको मिल रहा है, सबको मिल रहा है। मैं जिनको वैक्सीन देना चाहता हूँ सब जगह में अवेलेबल है, सबको मिल रहे हैं। अब हो सकता है कि दीदी जानबूझ के खुद ना दें और बताए कि लोगों को मिल नहीं रही है, सबको दिया जा रहा है, सब जगह में भरपूर उसकी सप्लाई है, कोई तकलीफ नहीं है। जिनको मिलना, जिनको सवाल खड़े कर रही है। मैं वही तो बोल रहा हूँ कि देखिए जब आप आपको मालूम पड़ता है कि मैं बार बार वही बोलूंगा कि व्हील जब आपके अगेंस्ट में घूमती रहती है ना, तो जो है आप ऐसी इरेलेवेंट बातें करते हैं। इससे लोग 2011 में जब उनको आशीर्वाद दिया था तब उनको बिलीव किया था, 2016 में उनको दोबारा मौका दिया, अब जो है ये सब चीजें लोग विश्वास नहीं करेंगे। ये थे केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो। कैमरामैन वकार अहमद के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।